नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की। एक ऐसा टॉपिक जो लाखों लोगों से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और हाल ही में 28 अक्टूबर को सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी दे दी है। हाँ, ये खबर आई है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। निश्चित रूप से TOR की मंजूरी मतलब आप कह सकते हैं कि गाड़ी अब चल पड़ी है, औपचारिक शुरुआत हो गई है। और इस पर हमने काफी कुछ पढ़ा है, मतलब द इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, कुछ और नोट्स भी हैं हमारे पास। जी, जानकारी काफी है और कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझें। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि समझें कि ये फैसला क्यों जरूरी है, थोड़ा इसका इतिहास देखें और सबसे जरूरी कि इसका असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और कोई 69 लाख पेंशन भोगी उन पर क्या हो सकता है। हाँ, एक बहुत बड़ी संख्या है ये। जी, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये जो टॉर को मंजूरी मिली है, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है? नहीं, कागजी कार्रवाई से कहीं ज्यादा है ये। टॉर आप समझिए कि एक तरह से मिशन स्टेटमेंट है आयोग के लिए। यही तय करता है कि आयोग किन किन चीजों को देखेगा। जैसे कि मूल वेतन यानी बेसिक पे, फिर सारे भत्ते, महंगाई भत्ता, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह, पेंशन के नियम, प्रमोशन, यहाँ तक कि काम करने के हालात मतलब वर्किंग कंडीशंस, ये सब इसके दायरे में आ सकता है। अच्छा। और ये भी बताता है कि आयोग ये समीक्षा करेगा कैसे, किन सिद्धांतों पर करेगा। तो हाँ, ये प्रॉपर किक ऑफ है। अब आयोग बनेगा, सदस्य नियुक्त होंगे, काम शुरू होगा। समझ गई। मतलब अब प्रोसेस शुरू हो गया है। और जैसा हमने कहा, असर बहुत बड़े पैमाने पर है। करीब 1.2 करोड़ लोग। हाँ, बिल्कुल। 50 लाख मौजूदा कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशन भोगी। ये बहुत बड़ा नंबर है और जाहिर है इनके वेतन या पेंशन में बदलाव का असर न सिर्फ इन परिवारों पर बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज की तरह नहीं देखना चाहिए। कर्मचारियों के लिए ये उनके करियर, उनके लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से जुड़ा है। और पेंशनर्स के लिए ये उनके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी, खासतौर पर हेल्थ केयर और महंगाई से लड़ने की ताकत से जुड़ा है। वेतन आयोग से अक्सर सैलरी बढ़ती है, भत्ते बेहतर होते हैं, पेंशन में सुधार होता है, तो मनोबल तो बढ़ता ही है। हाँ, वो तो है। TOR की मंजूरी से बस ये उम्मीद जगती है कि हाँ, अब कुछ होगा, कि महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग, काम करने के बदलते तरीके, इन सबको ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन इसमें कुछ पेच भी हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि TOR मंजूर हुआ और कल से ही फायदे मिलने शुरू हो जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। TOR पहला कदम है, बहुत जरूरी कदम है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ओके। अब आयोग बनेगा, फिर वो अलग अलग लोगों से मिलेगा, मंत्रालयों से, कर्मचारी यूनियनों से डेटा जमा करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। इसमें टाइम लगता है। कितना टाइम लग सकता है अंदाजन? आमतौर पर 1.5 से 2 साल लग जाते हैं रिपोर्ट तैयार करने में। फिर रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी, सरकार उसे देखेगी, हो सकता है कुछ बदलाव करे, फिर कैबिनेट मंजूरी देगी, फिर नोटिफिकेशन आएगा। तो प्रक्रिया लंबी है। और असल फायदा किस बात पर निर्भर करेगा? पैसा कितना बढ़ेगा, ये कैसे तय होगा? देखिए, मुख्य रूप से 2 बातें हैं। एक तो फिटमेंट फैक्टर, ये वो नंबर है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक पे को गुणा करके नई बेसिक पे तय होती है। हाँ, 7वें में 2.57 था शायद। जी हाँ, 2.57 था। अब 8वें में ये क्या होगा, ये देखना सबसे अहम है। और दूसरी बात, भत्तों और पेंशन पर आयोग क्या सुझाव देता है और सरकार उसे कितना मानती है। तो उम्मीद रखना ठीक है, पर थोड़ा धैर्य भी रखना होगा। धैर्य। और अगर देर होती है तो फिर वो एरियर्स का मामला आता है। हाँ, बिल्कुल। अगर लागू होने की तारीख पीछे की होती है, मान लीजिए 1 जनवरी 2026 और फैसला 2027 में आता है, तो बीच का पैसा एरियर के तौर पर मिलता है। उसका भी अपना हिसाब किताब होता है। अच्छा, ये समझने के लिए कि हम आज यहाँ क्यों हैं, क्या हम थोड़ा पीछे जाकर देख सकते हैं? मतलब ये वेतन आयोग का सिलसिला शुरू कैसे हुआ, पहला कब आया था? हाँ, ये जानना दिलचस्प है। देखिए, आजादी से ठीक पहले 1946-47 में पहला वेतन आयोग बना था। श्रीनिवास वरादाचार्यार उसके अध्यक्ष थे। ओके, आजादी से भी पहले। हाँ, उस वक्त जरूरत थी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ठीक ठाक व्यवस्थित वेतन ढांचा बनाया जाए। गुजारे लायक तनख्वाह या लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट लाया गया। तब मिनिमम सैलरी करीब 55 रुपया महीना तय हुई थी। 55 रुपए? आज तो यकीन करना मुश्किल है। हाँ, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये एक शुरुआत थी। फिर दूसरे और तीसरे आयोग 50s और 70s ने महंगाई और सामाजिक आर्थिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए वेतन बढ़ाने पर जोर दिया।
चौथा आयोग 80s में आया, उसने मिनिमम सैलरी को काफी बढ़ाया, करीब 750 रुपए तक ले गया। और पहली बार ये कोशिश हुई कि परफॉर्मेंस को भी वेतन से जोड़ा जाए। हालांकि वो ठीक से लागू नहीं हो पाया। और फिर वो बड़े बदलाव वाले आयोग आए, 5वां और 6ठा, जिनके बारे में ज्यादा सुनने को मिलता है। हाँ, 5वां 90s में भी अहम था। उसने बहुत सारे पे स्किल्स को कम करके सिस्टम को आसान बनाने की बात की। लेकिन असली स्ट्रक्चरल चेंज वो छठे वेतन आयोग 2006-08 ने किया। अच्छा, क्या बदलाव था उसमें? उसने पे बैंड और ग्रेड पे का नया सिस्टम शुरू किया। मतलब अलग अलग पदों को कुछ ग्रुप्स में बांटा, जिससे थोड़ी सिंप्लिसिटी आई। और हाँ, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की भी बात उसमें थी। ये पे बैंड और ग्रेड पे, ये तो बहुत सुना है। तो ये छठे आयोग की देन है। और फिर 7वां आया, जो अभी चल रहा है। बिल्कुल। 7वां आयोग 2014-16, जो 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ। उसने छठे वाले स्ट्रक्चर को ही आगे बढ़ाया, लेकिन मिनिमम सैलरी बढ़ाकर 18,000 रुपए महीना कर दी। हाँ, 18,000। और उसका सबसे फेमस पॉइंट था वो 2.57 द फिटमेंट फैक्टर। उससे बेसिक पे में अच्छा खासा जंप मिला। भत्तों को भी थोड़ा रैशनलाइज किया गया। तो अब जो 8वां आयोग आ रहा है, वो इसी 7वां आयोग की बुनियाद पर काम करेगा। सवाल यही है कि क्या वो उसी रास्ते पर चलेगा या कुछ नया करेगा। यही मेरा अगला सवाल था कि अब 8वें आयोग से क्या उम्मीदें हैं, दांव पे क्या लगा है, कर्मचारी क्या चाह रहे हैं, पेंशनर्स क्या देख रहे हैं, और सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं। कर्मचारी और पेंशनर्स की तरफ से देखें तो उम्मीदें काफी सीधी हैं। पहली और सबसे बड़ी उम्मीद तो बेसिक पे में बढ़ोतरी की है। वो फिटमेंट फैक्टर कितना होगा? हाँ, वो 2.57 से कितना ज्यादा? कुछ अंदाजे हैं मार्केट में? अंदाजे तो बहुत हैं, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ये सब अटकलें हैं। कोई 2.8 कहता है, कोई 3.0, कोई इससे भी ज्यादा। पर ये सब आयोग तय करेगा। दूसरी बड़ी उम्मीद है भत्तों में बढ़ोतरी, जैसे HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। हाँ, HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बच्चों की पढ़ाई का भत्ता, मेडिकल की सुविधा। महंगाई बढ़ रही है, शहरों में रहने का खर्चा बढ़ रहा है, तो इन सब में बढ़ोतरी की उम्मीद है। खासकर HRA बड़े शहरों के कर्मचारियों के लिए बहुत मायने रखता है। और पेंशनर्स के लिए पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी, उसमें बढ़ोतरी, महंगाई रहा, DR टाइम पर और पूरी मिले, और सबसे जरूरी मेडिकल खर्च, ये उनकी मुख्य चिंताएं हैं। और हाँ, वो OPS बनाम NPS वाला मुद्दा भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चलता रहता है। ये तो हुई एक तरफ की बात। अब सरकार के नजरिए से देखें तो उनके लिए क्या चुनौतियां हैं? ये बस मांगे पूरी करने का मामला तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है पैसा, वित्तीय बोझ। हाँ, वो तो होगा ही। हर वेतन आयोग लागू करने पर सरकारी खजाने पर हजारों करोड़, बल्कि लाखों करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अब ये पैसा कहीं से तो लाना होगा। या तो टैक्स बढ़ाओ, या उधार लो, या कहीं और खर्च कम करो। तो मतलब इकोनॉमी पर असर? हाँ, तो सरकार को कर्मचारियों की उम्मीदों और देश की आर्थिक सेहत के बीच संतुलन साधना पड़ता है। और इस बार शायद ये और भी मुश्किल हो, क्योंकि दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता है और सरकार के खर्चे वैसे भी बढ़े हुए हैं। वित्तीय बोझ के अलावा और क्या दिक्कतें आती हैं? दूसरी चुनौती है टाइम पर लागू करना। जैसा हमने कहा, प्रोसेस लंबा है। अगर सिफारिशें आने और लागू होने में बहुत देर हो जाए तो कर्मचारियों में निराशा बढ़ती है, एरियर्स का बोझ भी बढ़ जाता है। और तीसरी चुनौती है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर सहमति बनाना। जैसे क्या वेतन को परफॉर्मेंस से और मजबूती से जोड़ा जाए, क्या मौजूदा पे बैंड ग्रेड पे सिस्टम ठीक है या बदलना चाहिए। इन मुद्दों पर सबकी राय अलग अलग होती है, तो आम सहमति बनाना मुश्किल होता है। इन बातों को थोड़ा और रियल बनाते हैं। सोचिए, दिल्ली में कोई केंद्रीय विद्यालय के टीचर हैं, मिस्टर एक्स। वो ये खबर पढ़ते हैं तो उनके मन में क्या चल रहा होगा? हाँ, ये अच्छा उदाहरण है। मिस्टर एक्स शायद सोच रहे होंगे, अच्छा टॉर बन गया, मतलब अब काम शुरू होगा। पिछली बार 2.57 मिला था, इस बार क्या 3.0 तक जाएगा? दिल्ली में HRA कितना बढ़ेगा? किराया तो हर साल बढ़ जाता है, बच्चों की स्कूल फीस भी बढ़ गई है, CEA बढ़ेगा क्या? और सबसे जरूरी, ये मिलेगा कब? 2026 से या और इंतजार? वो ये भी सोच सकते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, काम का बोझ बढ़ा है, क्या इन सब को भी ध्यान में रखा जाएगा सैलरी बढ़ाते वक्त? और इसी तरह मान लीजिए कोई रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी हैं, मिसेस वाई, जो शायद 2008 में रिटायर हुई थी। उनके लिए इसका क्या मतलब होगा? मिसेस वाई शायद पेंशन पर फोकस करेंगी। वो सोचेंगी, मेरी बेसिक पेंशन कैसे रिवाइज होगी? क्या कोई नया फॉर्मूला आएगा? महंगाई राहत तो मिलती है,
पर क्या वो दवाइयों और डॉक्टर के बढ़ते खर्चों के लिए काफी है? क्या पेंशनर्स के लिए हेल्थ स्कीम में कुछ सुधार होगा? हाँ बिल्कुल। उनके लिए ये बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा का सवाल है। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि ये सिर्फ सरकारी फाइलें या आंकड़े नहीं है, ये लोगों की जिंदगियों से जुड़ा मामला है। सही कहा, ये पर्सनल टच इसे ज्यादा समझने लायक बनाता है। तो अब आगे क्या, मतलब अगले 1-2 साल में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? व्हाट टू वॉच आउट फॉर? कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन पर सबकी नजर रहेगी। पहला तो जाहिर है फिटमेंट फैक्टर। आयोग क्या नंबर सुझाता है और सरकार क्या मानती है? हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा, भत्तों में बदलाव। HRA का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल सुविधाएं, इनमें क्या बड़े बदलाव आते हैं? तीसरा, पेंशनर्स के लिए क्या खास होता है? न्यूनतम पेंशन, DR, मेडिकल, NPS वालों की चिंताएं, इन पर क्या होता है? ओके। चौथा, लागू होने की तारीख। क्या ये जनवरी 2026 से ही लागू होगा या इसमें देर होगी? ये बहुत अहम है। पांचवा, क्या कोई बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव होंगे? मतलब क्या सिर्फ सैलरी बढ़ेगी या काम करने के तरीके, परफॉर्मेंस अप्रेजल, स्किल डेवलपमेंट, इन सब पर भी कुछ होगा? पे बैंड ग्रेड पे सिस्टम रहेगा या बदलेगा? हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि सरकार परफॉर्मेंस पर ज्यादा जोर दे सकती है। हाँ, ये एक संभावना है। और छठा, खुद आयोग की बनावट। उसमें कौन लोग होंगे, उनका क्या नजरिया होगा, वो कैसे काम करेंगे, ये भी मायने रखेगा। ये सारे सवाल वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और बात, हमारे एक सुनने वाले ने अपनी फैमिली प्लानिंग, जैसे बच्चों के लिए निवेश वगैरह के बारे में पूछा था। तो ये सारी जानकारी उनके लिए कैसे काम आ सकती है, खासकर अगर उनके परिवार में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर परिवार में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या बनने वाला है, तब तो कनेक्शन सीधा है। सैलरी या पेंशन बढ़ेगी तो उनकी इनकम बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेंगी, वो ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। हाँ, जैसे SIP बढ़ाना या लोन जल्दी चुकाना। बिल्कुल, रिटायरमेंट प्लानिंग पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अगर परिवार में कोई सीधे तौर पर नहीं जुड़ा है, तब भी इसका असर होता है। वो कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से? हाँ, 2 तरह से। पहला, पूरी इकोनॉमी पर असर। जब इतने सारे लोगों के हाथ में पैसा आता है तो वो खर्च करते हैं। हाँ, डिमांड बढ़ती है। सही, कार, घर, कपड़े, घूमने फिरने, इन सब पर खर्च बढ़ता है। इससे पूरी आर्थिक गतिविधि तेज होती है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर डिमांड ज्यादा बढ़ जाए और सप्लाई उतनी ना हो तो महंगाई भी बढ़ सकती है। ओह अच्छा, तो महंगाई का असर तो सब पर पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरा असर होता है फाइनेंशियल मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट पर। वेतन आयोग लागू करने से सरकारी खर्चा बढ़ता है। इसका असर सरकारी बॉन्ड यील्ड्स, ब्याज दरों पर पड़ सकता है। अच्छा। हाँ। और ये बदलाव फिर आपकी FD की दरों, लोन की ब्याज दरों, यहाँ तक कि शेयर मार्केट को भी प्रभावित कर सकते हैं। तो भले ही आप सरकारी कर्मचारी ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन बड़े आर्थिक बदलावों से अछूती नहीं रह सकती। इसलिए इन डेवलपमेंट्स पर नजर रखना एक समझदार इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब ये सिर्फ सरकारी बाबुओं का मामला नहीं है, ये हम सब की जेब से कहीं ना कहीं जुड़ा है। निश्चित रूप से इसका दायरा काफी बड़ा है। तो चलिए इस बातचीत को खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक विचार छोड़ते हैं। हाँ, एक बात सोचने वाली है। क्या ये वेतन आयोग सिर्फ हर 10 साल में सैलरी एडजस्ट करने का एक मैकेनिज्म है, या ये एक मौका भी है कि सरकारी नौकरियों को भविष्य के लिए तैयार किया जाए? भविष्य के लिए मतलब क्या हम परफॉर्मेंस को सही मायने में रिवॉर्ड कर सकते हैं? क्या हम नई स्किल्स, जैसे आजकल डेटा साइंस, AI की बात होती है, उन्हें सरकारी सिस्टम में जगह दे सकते हैं, उसे महत्व दे सकते हैं? क्या काम करने के नए तरीकों, जैसे रिमोट वर्क या फ्लेक्सिबल टाइमिंग पर सोचा जा सकता है? अच्छा पॉइंट है। तो सवाल ये है कि क्या 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक रूटीन सैलरी हाइक बनकर रह जाएगा, या ये सरकारी वर्कफोर्स को मॉडर्नाइज करने, उसे फ्यूचर रेडी बनाने की दिशा में कुछ बड़े स्ट्रक्चरल कदम भी उठाएगा? इस पर नजर रखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इसका असर सिर्फ सैलरी पर नहीं, गवर्नेंस की क्वालिटी पर भी पड़ेगा। बहुत खूब। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम सिर्फ नंबर्स देख रहे हैं या एक बड़े बदलाव की संभावना को। आज इस गहरी और फायदेमंद चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।